हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। ये टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास से लिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति उसकी आर्थिक नीति का ही एक हिस्सा थी। तो थोड़ा सा इस टॉपिक में हम उसकी आर्थिक नीति पर ब्रीफ में देखेंगे और उसके बाद इसकी बाजार नियंत्रण नीति को विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अलाउद्दीन की जो आर्थिक नीति थी उसमें बाजार नियंत्रण एक नवीन प्रयोग था, मौलिक प्रयोग था। इससे पूर्व के सुल्तानों के द्वारा इस प्रकार का कोई प्रयोग जो है या कार्य नहीं किया गया था। अलाउद्दीन एकमात्र सुल्तान था जिसने प्रशासन के आर्थिक पक्ष को महत्व दिया। अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति और बाजार नियंत्रण की नीति थी उसके पीछे बहुत से कारण विद्वानों के द्वारा, मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा और आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले विशाल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति। सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने एक विशाल स्थायी सेना जो थी उसका संगठन किया था। अलाउद्दीन जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपनी विजय नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और इस विशाल सेना को नगद वेतन देने के लिए धन की आवश्यकता थी। साम्राज्यवादी नीति सभी के लिए एक शक्तिशाली सेना रखना आवश्यक कर देती है और सुल्तान की जो सेना थी उसमें 5 लाख घुड़सवार थे और सुल्तान इनको नगद वेतन देता था। बर्नी ने भी ये कहा है कि विशाल सेना रखने के कारण अलाउद्दीन जो था उसने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया। हालांकि जब सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी उससे पूर्व उसने दक्षिण भारत में विदिशा में धन प्राप्ति के लिए आक्रमण किया। उसके बाद देवगिरी पर 2 बार धन प्राप्ति के लिए आक्रमण किया और दक्षिण से उसे काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। लेकिन इतनी विशाल सेना की लगातार वेतन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे धन की आवश्यकता और पड़ी। अब चूंकि धन जो था वो निश्चित मात्रा में था, तो दूसरा उपाय जो अपनाया जा सकता था कि जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके दाम को कम कर दिया जाए और निश्चित कर दिया जाए, यानी उनकी कीमतों में वृद्धि को रोक दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो सैनिक हैं उनको कम वेतन दिया जाए तो भी उनका जो है गुजारा आसानी से हो पाएगा। तो अलाउद्दीन के जो द्वारा ये कदम उठाए गए, बाजार नियंत्रण, कीमत वृद्धि पर नियंत्रण, कम कीमतें करना वस्तुओं की, उन सब के पीछे प्रमुख प्रेरणा यही थी कि कम से कम वेतन पर अधिक से अधिक सैनिकों को रखा जा सके सेना में। तो ये कुछ उद्देश्य जो हैं उसकी आर्थिक नीति और बाजार नियंत्रण नीति के पीछे बताए जा सकते हैं। हालांकि कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने बताया है कि बाजार जो थे उनमें आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतों में उस समय वृद्धि होना शुरू हो गया था, जिसको रोकने के लिए भी अलाउद्दीन जो था उसने ये कदम उठाया। कारण ये था कीमतों में वृद्धि का कि लोगों के पास धन अधिक हो गया था और धन अधिक होने का रीज़न था दक्षिण भारत में जो अभियान किए गए वहाँ से जो धन लाया गया और वो धन जब बाज़ार में आया तो इसकी वजह से वस्तुओं की कीमतें जो थी वो बढ़ गई। एक और जो है रीज़न बताया जाता है इन आर्थिक सुधारों के पीछे और वो था जन कल्याण का उद्देश्य। कुछ इस्लामिक इतिहासकारों द्वारा या मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा ये रीजनिंग दी जाती है, कारण दिया जाता है कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की जो नीति थी वो सामान्य जनता के सुख के लिए, सामान्य जनता के कल्याण के लिए अपनाई गई थी। क्योंकि जो ये बाजार नियंत्रण का काम हुआ, कीमतों में जो वृद्धि को कम किया गया और वस्तुओं की कीमतें कम कर दी गई, इससे सामान्य जनता को भी लाभ पहुंचा। लेकिन अलाउद्दीन की जो नीतियां थीं उनमें मानवीय कल्याण या आर्थिक सिद्धांतों का कोई हाथ नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। उसका मूल उद्देश्य एक विशाल शक्तिशाली सेना रखना था, जिसके लिए उसने निश्चित वेतन और निश्चित मूल्य स्तर की इस नीति को अपनाया और वस्तुओं की जो आपूर्ति होती है और मूल्य उसका कठोरता से उसने बाजार पर नियंत्रण किया।
बाजार पर नियंत्रण लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने इससे पहले कुछ और कदम उठाए आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, और इनमें सबसे पहला जो कदम उठाया वो था माफ़ी की भूमि, यानी जो इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में या सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के बदले, नगद वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी, उस पर उसने सीधा राजस्व लागू कर दिया। सैनिकों को जो भूमि दी गई थी उसको जब्त कर लिया गया और नगद वेतन की जो प्रणाली है उसको प्रारंभ किया, यानी सैनिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को जो है अब अपने कार्यों के बदले, अपनी सेवाओं के बदले सीधा नगद वेतन दिया जाने लगा भूमि के स्थान पर। और ये जो भूमि थी, इनाम की भूमि, वक्फ की, वजीफे की भूमि, इसको जो है सीधा खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि का तात्पर्य है सुल्तान के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि या केंद्र के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि, जिससे राजस्व सीधा केंद्र सरकार को प्राप्त होता था। दूसरा, उसने जितने भी राजस्व अधिकारी होते थे, जैसे खुद होते थे, चौधरी होते थे, मुकद्दम होते थे, इनको भी अपनी सेवाओं के बदले में माफ़ी की ज़मीन दी जाती थी। तो ये जो माफ़ी की ज़मीन दी गई थी इन अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को, उस पर भी उसके द्वारा भूमि कर जो है लागू कर दिया गया। दूसरा कदम उठाया अलाउद्दीन ने, जो भूमि कर होता था उस कर को बढ़ा करके 1/2 कर दिया गया, 50% या उपज का आधा। तो आधा जो भाग है उपज का वो भूमि कर के रूप में लिया जाने लगा। इसके अलावा उसने कुछ और नए कर लगाए ताकि राज्य की आय जो है उसमें वृद्धि हो, जैसे गृह कर, मकान बनने पर लगने वाला कर, और पशुओं की संख्या पर कुछ कर, यानी कुछ निश्चित संख्या से अधिक अगर पशु कोई व्यक्ति रखेगा तो उनके ऊपर प्रत्येक पशु के आधार पर कुछ कर उनसे वसूल किया जाएगा राज्य के द्वारा। ये कुछ कदम उठाए गए जिनसे राज्य का जो राजस्व था उसमें वृद्धि हो पाए। इसके अलावा इसने एक नवीन विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने मुस्तखराज कहते हैं। इसे व्यय विभाग भी कहा जा सकता है। इस विभाग का मुख्य कार्य यह था कि जो बकाया राजस्व होता था उसकी वसूली इस विभाग के द्वारा जो है वो की जाती थी। यानी जितने भी राजस्व अधिकारी होते थे, खुद चौधरी, मुकद्दम, ये अगर समय पर पूरा राजस्व राज्य को नहीं देते थे तो उनसे कठोर तरीके से, पूरी तरीके से उनसे वसूली करने का कार्य इस विभाग के द्वारा किया जाता था। अलाउद्दीन जो था उसने विभिन्न जो आवश्यकता की वस्तुएं होती थी उनका मूल्य निर्धारण किया, और ऐसा करते उसने काफ़ी सावधानी बरती। सुल्तान जो था उसने सबसे पहले वस्तुओं की लागत मूल्य, यानी वस्तुओं के प्रोडक्शन या उसके उत्पादन, उसको उत्पादित करने में कितनी लागत लगी है वो मूल्य ज्ञात किया। उसके बाद उस लागत मूल्य में व्यापारियों के द्वारा जो परिश्रम किया जाता है तो उनको भी कोई मेहनताना या उनको भी कोई लाभ मिलना चाहिए, तो व्यापारियों का पारिश्रमिक भी उसमें जोड़ दिया, और फिर जा कर के उस वस्तु का मूल्य निर्धारित किया। यानी वस्तु का जो मूल्य होगा उसके अंदर वस्तु की लागत और प्लस व्यापारी का पारिश्रमिक दोनों शामिल होंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ेगा नहीं वस्तु का। दूसरी चीज़, उसने पुनः विक्रय जो होता था वस्तुओं का उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। यानी सीधा जो उत्पादन करता है या व्यापारी है जिसके यहाँ उत्पादन हुआ है उससे वस्तु उपभोक्ता खरीदेगा सीधे सीधे। यानी जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है वस्तु वो उत्पादनकर्ता से सीधे वस्तु खरीदेगा, बीच में कोई बिचौलिए नहीं होंगे या मध्यस्थ नहीं होंगे। जैसे ए व्यक्ति ने उत्पादन किया और बी व्यक्ति को किसी उस सामान की ज़रूरत है जो ए व्यक्ति ने उत्पादन किया है, तो वो सीधा बी जा कर के ए व्यक्ति से उस वस्तु को खरीद लेगा। तो बीच में और कोई लेवल नहीं आया और कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ जिसका प्रॉफिट उसके अंदर जुड़े और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। इससे वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने में भी फ़ायदा हुआ। इसके अतिरिक्त सुल्तान जो था उसने 4 प्रकार के बाजार दिल्ली में स्थापित किए, और इनमें सबसे पहला था अनाज का बाजार या मंडी जिसे कहते थे, जहाँ विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न बिकते थे। दूसरा सराय अदल था, जहाँ कपड़ा, शक्कर और तेल इत्यादि निर्मित वस्तुएं जो होती थी वो मिलती थी। तीसरा बाजार जो था वो गुलामों का, पशुओं का और बाजार घोड़ों का जो है व्यापार यहाँ होता था।
और बाकी की बची हुई जितनी भी वस्तुएं थी उनके लिए एक सामान्य बाज़ार जो है उसकी स्थापना दिल्ली में की गई। ये जो बाज़ार थे इन पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत से अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनमें सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था दीवाने रियासत। प्रत्येक व्यापारी जो होता था उसको इस दीवाने रियासत के कार्यालय में अपना पंजीयन, अपना नाम दर्ज करवाना होता था। इस जो मंडी होती थी, अनाज मंडी, उसका निरीक्षण करने के लिए या प्रत्येक बाज़ार का निरीक्षण करने के लिए शहना नामक एक अधिकारी भी हुआ करता था। शहना जो है बाज़ार में व्यवस्था देखता था कि व्यवस्था बनी हुई है। शहनाओं के साथ बरीद नामक जो है कर्मचारी रहते थे, जो तोल, माप, वस्तुओं की गुणवत्ता, इन सब की जांच किया करते थे और ये जो है अपनी रिपोर्ट सुल्तान को प्रस्तुत किया करते थे। बाज़ारों में सुल्तान के द्वारा व्यवस्था बनी हुई है ये देखने के लिए कुछ गुप्तचर भी रखे गए थे, जिन्हें मुनय्यान कहा जाता था। ये भी अपनी रिपोर्ट सीधा सुल्तान को प्रस्तुत किया करते थे कोई भी गड़बड़ी होने की स्थिति में। इसके अलावा अलाउद्दीन ने जो है कुछ और उपाय भी किए जिससे उसकी ये जो बाज़ार व्यवस्था थी वो बनी रहे। इसके लिए उन्होंने भूमि कर जो होता था उसको अनाज के रूप में वसूलने का आदेश प्रदान किया, ताकि वो जो अनाज वसूल किया जाए वो सीधा बाज़ार में दिल्ली में लाया जा सके और कम कीमत पर उसको जो है बेचा जा सके, या जो सैनिक हैं और सामान्य लोग हैं वो उसे कम कीमत पर प्राप्त कर सकें। सुल्तान जो था उसने अनाज में किसी भी प्रकार की दलाली को और सट्टेबाजी जो होती थी उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उसके जो राजस्व अधिकारी होते थे उनको आदेश दिया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के किसानों से निश्चित दामों पर व्यापारियों को अनाज दिलवाने का काम उनके द्वारा किया जाए। सराय दल जो होता था ये निर्मित वस्तुओं का बाजार होता था और इसके अंदर भी जितनी भी वस्तुएं होती थीं उन सब का मूल्य जो है वो निश्चित कर दिया गया था। दास, पशु, घोड़े, इनका मूल्य जो है इनकी गुणवत्ता के आधार पर निश्चित किया गया। इन बाजारों में भी निरीक्षक नियुक्त किए गए। अलाउद्दीन जो था उसने अपनी बाजार व्यवस्था में नियंत्रण स्थापित करने के लिए और इसे कुशल रूप से इसका संचालन होता रहे, इसके लिए इसने कठोर दंड व्यवस्था को अपनाया, का क्रियान्वयन किया। कोई भी दोषी व्यापारी जो इन उसके सुल्तान के द्वारा निर्मित नियमों की अवहेलना करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यापारी कम तोलता था, वास्तविक जो वज़न होता था उसके कंपैरिजन में, तो जितना कम तोला गया उतना उस व्यक्ति के शरीर से मांस का हिस्सा काट लिया जाता था दंड के रूप में। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी कठोर दंड व्यवस्था जो है उसने लागू की और इसकी वजह से लोग जो थे उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही नियमों को बरतने में नहीं की। प्लस बाज़ारों में निरीक्षक नियुक्त किए गए थे और कहा जाता है कि सुल्तान भी स्वयं अचानक किसी भी बाज़ार में निरीक्षण करने के लिए सामान्य वेश में आ जाता था। तो इस तरीके से लोगों में भय का वातावरण, व्यापारियों में भय का वातावरण भी बना कर रखा गया ताकि वो किसी प्रकार की कोताही जो है नियमों का पालन करने में ना बरतें। अलाउद्दीन की जो बाज़ार नियंत्रण की नीति है वो किस हद तक सफल रही, किस क्षेत्र में वो लागू थी, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। सबसे पहला जो है विवाद होता है कि ये जो बाज़ार नियंत्रण की नीति थी उसमें वो कितने क्षेत्र में लागू थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र जो थे वहाँ पर लागू की गई थी अलाउद्दीन के द्वारा, लेकिन फरिश्ता जो है उनका कहना है कि ये आदेश जो हैं सारे साम्राज्य में लागू थे। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि संपूर्ण देश में इन नियमों का पालन करवाना लोगों से असंभव था, इसलिए ये संभव है कि ये दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई होगी, क्योंकि जो केंद्रीय सेना थी वो भी इसी क्षेत्र में नियुक्त होती थी। तो सीधा असर जो है सैनिकों पर दिल्ली और उसके आसपास वाले क्षेत्रों से ही पड़ता था। इसके अतिरिक्त दूसरा ये भी कहा जाता है कि इस व्यवस्था से जैसे सैनिकों को लाभ हुआ, राज्य को लाभ हुआ, व्यापारियों को भी लाभ हुआ, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ, लेकिन जो किसान वर्ग था उसका खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं जो हैं उससे निश्चित कीमतों पर, बिल्कुल न्यूनतम कीमतों पर जो हैं उससे
ली जाती थी। इस वजह से, और जो राजस्व होता था वो भी नकद ना लेकर के अनाज के रूप में लिया जाता था, तो उनको किसान जो होते थे उनको सीधा सीधा नुकसान इस व्यवस्था से हुआ। लेकिन अलाउद्दीन की बरनी जो है, जियाउद्दीन बरनी, उस समय का एक तत्कालीन इतिहासकार था। उसने अलाउद्दीन की बाज़ार नियंत्रण की नीति की प्रशंसा की है। उसका कहना है कि अलाउद्दीन के युग का सबसे बड़ा चमत्कार जो था ये था कि वस्तुओं का जो मूल्य है वो नियंत्रित रहा और निश्चित रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए उसके पूरे शासनकाल में। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य दोष ये था कि एक तो ये निश्चित क्षेत्र में थे, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में, बाकी के जो लोग थे उनको इसका लाभ नहीं हुआ। दूसरा, इसको जो है शक्ति के आधार पर क्रियान्वित किया गया था। इसी वजह से जैसे ही अलाउद्दीन की मृत्यु हुई, उसकी ये जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी वो भी लगभग नष्ट हो गई।